इन मायन युवतियों को वेदी पर लिटाया जाता है और तभी एक बेहद क्रूर बलि अनुष्ठान शुरू होता है। उन्हें राक्षसों को पालने के लिए एक जीवित रोंगची की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगले ही पल राक्षस उनकी छाती फाड़कर बाहर निकल आते हैं और पूरी वेदी एक निर्दय शिकार स्थल में बदल जाती है। ये राक्षस ब्रह्मांड के सबसे भयावह जीवों में से एक हैं, जिनके पास लगभग पूर्ण रूप से विकसित शिकारी जीन हैं। बस एक नजर में ही आत्मा की गहराई से उठता हुआ डर महसूस किया जा सकता है। इनके भीतर न कोई भावना होती है, न ही तर्क। ये लगभग सिर्फ जीवित रहने और प्रजनन की दो सबसे आदिम पशु प्रवृत्तियां ही रखते हैं। यही वह प्राणी है जिसे हम विज्ञान कथा फिल्मों के क्लासिक आईपी के रूप में जानते हैं, एलियन। लेकिन असली शिकारी एक और भी अधिक रहस्यमय जाति है, प्रिडेटर। एक ऐसी सभ्यता जो तकनीक में इंसानों से कई गुना आगे है, लेकिन जिनका व्यवहार बेहद आदिम है। उनका रूप अत्यंत ठंडा और शक्तिशाली है, और वे सम्मान व अनुष्ठानों को बहुत महत्व देते हैं। यही कारण है कि उन्हें अंतरिक्ष के महान शिकारी के रूप में जाना जाता है। जब ये दोनों शक्तिशाली प्रजातियां एक ही समय स्थान में आमने सामने आती हैं, तो सभ्यता और ये शिंग, शिकार और जीवित रहने के बीच एक अंतिम टकराव शुरू होता है। और इस सब के बीच कमजोर मानव किस भूमिका में होंगे? अब मैं आपको एक बिल्कुल नए नजरिए से 2004 में रिलीज हुई इस क्लासिक साइंस फिक्शन फिल्म की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। बिना देर किए कहानी शुरू हो। साल 2004 में मानव वैज्ञानिक अंटार्कटिका की बर्फीली धरती के नीचे एक रहस्यमय संरचना की खोज करते हैं, जो संभवतः मानव इतिहास का पहला पिरामिड हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए वेलैंड कंपनी के संस्थापक भारी रकम खर्च कर अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को अंटार्कटिका भेजते हैं। इन्हीं में हमारी नायिका एलेक्सा भी शामिल है। वह एक तकनीकी विशेषज्ञ है और साथ ही गाइड का काम भी करती है। वहीं पुरुष नायक सेबास्टियन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद है। हालांकि हर व्यक्ति यहां अपने अपने मकसद से आया है। वेयरलैंड पहले ही अपार धन का मालिक है, अब वह इतिहास में अमर होना चाहता है। वैज्ञानिक अनसुलझे रहस्यों को खोजना चाहते हैं और भाड़े के सैनिक ज्यादा पैसे कमाने के लिए आए हैं। ब्रेन उपग्रह निर्देशांक के अनुसार टीम को अंटार्कटिका के एक लंबे समय से छोड़े गए पुतिन स्टेशन तक ले जाता है। जमीन पर अब भी विशाल भेल की हड्डियां पड़ी हुई हैं। तलाशी के दौरान उन्हें जमीन के भीतर जाती एक गोल सुरंग मिलती है, पूरी तरह समतल, नियमित और बिल्कुल 30 डिग्री के कोण पर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे पहले यह सुरंग अस्तित्व में ही नहीं थी। यह एक ही दिन में अचानक प्रकट हुई थी। साफ है कि मौजूदा मानव तकनीक से ऐसी सुरंग बनाना असंभव है। इस खोज से वेयरलैंड बेहद उत्साहित हो जाता है और तुरंत टीम को बुलाकर तकनीशियनों को रस्सियों से सर्वे सिस्टम तैयार करने का आदेश देता है। विशाल खींचने वाली मशीन की मदद से सभी लोग रस्सियों के सहारे धीरे धीरे गहराई में उतरते हैं, बिना यह जाने कि वे एक ऐसे भयानक पिंजरे में प्रवेश कर रहे हैं जो नरक से कम नहीं। कई खतरों के बाद वे आखिरकार जमीन के नीचे पहुंचते हैं। जब सर्च लाइट जलाई जाती है तो उनके सामने एक विशाल और रहस्यमय पिरामिड प्रकट होता है, जिसकी बनावट अब तक खोजे गए किसी भी मानव पिरामिड से बिल्कुल अलग है। वेलैंड भावनाओं को दबाते हुए कहता है कि हम सभी इतिहास के साक्षी हैं और सबको अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। उत्साहित होकर लोग पिरामिड में प्रवेश करते हैं। अंदर जाते ही एलेक्सा दीवारों पर बने भित्तिचित्र देखती है, जिनमें दो रहस्यमय प्रजातियों की लड़ाई दर्शाई गई है। इसी दौरान घड़ी दिखाती है कि यहाँ का तापमान और नमी असामान्य नहीं है। विशेषज्ञ तस्वीरें लेते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि उनके पैरों के नीचे की पत्थर की स्लैब बदल चुकी है। यह शिकार अनुष्ठान को सक्रिय करने वाला तंत्र था। इसके सक्रिय होते ही पिरामिड का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। मोटी जंजीरें ऊपर खींचती हैं, विशाल धातु आवरण उठता है और नीचे 100 सालों से जमी हुई एलियन क्वीन प्रकट होती है। बिजली की चमक के साथ उसका शरीर फिर से सक्रिय हो उठता है। उसकी जीवन शक्ति भयावह रूप से शक्तिशाली है। तेज सिर और चमकते दांत ये संकेत देते हैं कि आपदा आने वाली है। 100 साल में एक बार होने वाला शिकार अनुष्ठान शुरू होने वाला है। युवा प्रेडेटर योद्धा तैयार होते हैं। 3 छोटे अंतरिक्ष यान जहाज से निकलकर रात के आकाश में छाप बनाते हुए जमीन पर गिरते हैं। तेज कंपन से जमीन पर मौजूद गार्ड सतर्क हो जाते हैं। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, प्रेडेटर अपना असली रूप दिखाते हैं और सबसे पहले गार्ड मारे जाते हैं। इन उन्नत एलियनों के सामने इंसान सिर्फ बलि के पशु हैं। हत्या उनके लिए दया या भावना नहीं, बल्कि जन्मजात प्रवृत्ति है। सतह पर मौजूद सभी इंसानों को मारने के बाद तीनों प्रेडेटर, स्कार, चॉपर और केल्टिक इकट्ठा होते हैं। केल्टिक अपने उपकरण से पिरामिड के भीतर की स्थिति पर नजर रखता है। उधर अनजान इंसान अभी भी खंडहर की खोज में लगे हैं। सेबास्टियन दीवारों पर लिखे शब्दों को पढ़ता है और पाता है कि उनमें प्राचीन मिस्र, एजटेक और कंबोडियन 3 भाषाएं हैं। अनुवाद से पता चलता है कि केवल चुने गए लोग ही अंदर जा सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे स्वयं बलि बनने वाले हैं। इसके बाद वे वेदी वाले कक्ष में पहुंचते हैं, जहां 7 शव रखे हैं, बिना किसी बंधन के, चेहरे शांत लेकिन छाती में बड़े छेद। सेबास्टियन निष्कर्ष निकालता है कि उन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु स्वीकार की थी और इसे सम्मान माना जाता था। पास के कमरे में खोपड़ियों का ढेर मिलता है। ऊपर एक गोल छेद है,
जिससे पूरी बलि प्रक्रिया देखी जा सकती है। तभी पत्थर के ताबूत पर लिखे शब्द दिखाई देते हैं, उन्होंने उन्हें जीवन दिया। अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन असली खतरा शुरू हो चुका है। एलियन क्वीन अंडे देना शुरू करती है। विशाल अंडे मशीनों द्वारा अलग अलग स्थानों तक पहुंचाए जाते हैं। अनजान इंसान आगे बढ़ते रहते हैं और एक और कक्ष में पहुंचते हैं, जहां एक रहस्यमय ताबूत है। उस पर मायन कैलेंडर बना है और तारीख 1904 दिखती है। सेबास्टियन इसे 2004 पर घुमाता है और ताबूत खुल जाता है। अंदर 3 पिस्तौल जैसे धातु हथियार होते हैं। टीम लीडर उन्हें उठा लेता है और यही क्रिया पूरे शिकार अनुष्ठान को समय से पहले शुरू कर देती है। बाहर मौजूद प्रेडेटर तुरंत सक्रिय होकर अदृश्य अवस्था में शिकार स्थल की ओर बढ़ते हैं। उसी समय पिरामिड के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सब फंस जाते हैं। वेदी के पास मौजूद व्यक्ति जनरेटर से दरवाजा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुचल दिया जाता है। तभी पत्थर के ताबूत से विशाल एलियन अंडे निकलते हैं। वे फूल की तरह खुलते हैं, फेस हैगर बाहर निकलते हैं और हमला कर देते हैं। एक व्यक्ति जकड़ा जाता है और चीखता है। कुछ देर बाद उसकी छाती से जेनोमॉर्फ फटकर बाहर निकलता है। उधर प्रेडेटर समझ जाते हैं कि हथियार इंसानों ने ले लिए हैं, जिससे शिकार और भी कठिन हो जाता है। पिरामिड अब एक घातक भूल भुलैया बन चुका है और असली नरसंहार की शुरुआत हो चुकी है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि उन्होंने अभी अभी पत्थर के ताबूत से जो निकाला था, वह शायद इन रहस्यमयी जीवों के हथियार थे। लेकिन कप्तान ने अब भी इन तथाकथित देवताओं को नकारा नहीं और उन्हें अंधकार युग की केवल किंवदंतियां मानता रहा। तभी अचानक शिकार दल का कप्तान केल्ट वहां पहुंच गया। उसने मौजूद सभी लोगों पर तेजी से नजर दौड़ाई और पाया कि उसका हथियार इन्हीं चींटियों जैसे लोगों के पास है। वह इन अज्ञान भक्तों को भारी कीमत चुकवाना चाहता था, लेकिन भीषण शोर ने भीड़ को प्रतिक्रिया देने से पहले ही बाकी लोगों का ध्यान खींच लिया। उसने तुरंत एस्कॉर्ट गन फेंकी और पल भर में एक बदनसीब की छाती को भेद दिया। कप्तान और बाकी टीम ने गठबंधन के ऊपर गोलीबारी की, लेकिन उनके आसपास की रोशनी और हरकतों में उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी पूरे महल की बनावट एक ही पल में बदल गई और केल्ट किसी भूत की तरह उसमें उलझ गया। इस हालात में मानवों के गर्म हथियार पूरी तरह बेकार हो चुके थे। अब वे दोहरे खतरे का सामना कर रहे थे। सभी लोग गर्म तवे पर रखी चींटियों की तरह घबराए हुए थे, इधर उधर भाग रहे थे। भूल भुलैया ने बेरहमी से सबको अलग अलग करना शुरू कर दिया। अब हर कोई केवल अपनी ही दुआ कर सकता था। विशेष बल का एक सदस्य भावनात्मक रूप से टूट गया। वह चिल्लाया और इस भूतिया जगह से निकल जाना चाहता था। दूसरी ओर डॉक्टर था, जो अधिक समझदार था। उसने सैनिकों से पहले शांत होने को कहा, क्योंकि अगर सब बस अलग थलग पड़ गए तो स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। एक और बदकिस्मत सदस्य लड़खड़ाते हुए संकरे त्रिकोणीय रास्ते में फिसल गया। उसके चारों ओर समय समय पर भयानक फुसफुसाहटें गूंजती रहीं। डर के मारे उसने सच्चाई को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी केवल एक सिर वाले रहस्यमय जीव ने उस पर हमला कर दिया। पीछे कुछ लोग थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से एक मारा गया। कप्तान बेहद गुस्से में था। वह उन अज्ञात जीवों को मारना चाहता था, मगर समस्या यह थी कि वह खुद बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसी दौरान दल का पुरुष नेता घड़ी का निरीक्षण करने लगा, क्योंकि एजटेक लोगों का नियम 10 का नियम था। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि स्वर्ण मीनार हर 10 मिनट में बदलती है। अप्रत्याशित रूप से भूल भुलैया फिर से हिलने लगी। सभी लोग निकास की ओर दौड़े, लेकिन एक कदम भी बढ़ाने से पहले ही भूल भुलैया ने चुपचाप पुराने रास्ते का निकास बंद कर दिया। जब डॉक्टर और विशेष बल त्रिकोणीय रास्ते पर पहुंचे, तो पीछे चल रहे सदस्य को वह बंदूक मिली जिससे उसके साथी को मारा गया था, और उस पर एक पारदर्शी घिनौना द्रव लगा था।